हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी है। ये जंग कहाँ तक जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस जंग में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है, वो कौन होता है? आज इसी सब्जेक्ट पर हमने वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो किस पर होता है। लेकिन ये वीडियो बनाए इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक एंड शेयर भी करना है। अक्सर हम शहर में रहने वाले लोग ये बात करते हैं कि नहीं भाई, सीमा पर लड़ाई हो रही है, हम तो सब सेफ हैं, होगी तो बॉर्डर पर होती रहेगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि बॉर्डर पर भी हम आप जैसे लोग रहते हैं? वो सीमा से लगे जगहें जहां पर लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि एक भी गोला अगर गिरता है वहां उनका घर होता है। तो ये कहना तो छोड़ दीजिए कि अगर लड़ाई होगी तो बॉर्डर पर लड़ाई होगी। आपको जानना ये ज़रूरी है कि एलओसी जहाँ पर लोग रहते हैं, पुंछ जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ किस तरह की ज़िंदगी लोग गुजारते हैं और किस डर के साए में वो जिंदा रहते हैं, ये जानना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एलओसी के बंकरों में दबी आवाज़ें, पुंछ की माएँ, बच्चे और वो जंग जो कभी रुकी नहीं। जब दिल्ली में संसद में बहस होती है, जब न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, भारत पाकिस्तान की जंग हुई, तब एक और हिस्सा होता है देश का जो चुपचाप जलता है, जिसका कोई कैमरा कवरेज नहीं करता, जिसे किसी पैनल पर डिस्कशन में जगह नहीं मिलती। वो हिस्सा है एलओसी, और उसमें भी एक छोटा सा ज़िला पुंछ। पुंछ के गांव बलनोई की एक 14 साल की लड़की हिना रोज सुबह स्कूल जाने से पहले आसमान को देखती है। बादल नहीं देखती, प्लेन नहीं देखती, वो देखती है कि कहीं ऊपर से कोई गोला तो नहीं आ रहा। ये बच्ची किताबों से नहीं, डर से जागती है, और ये अकेली नहीं है। पुंछ एलओसी की लाइन पर बसा वो ज़िला है जो भारत पाक तनाव का पहला शिकार बनता है। यहाँ जिंदगी सिर्फ एक शब्द नहीं, एक लड़ाई है। यहाँ के लोग सुबह खेतों में जाते हुए सोचते हैं, क्या शाम तक घर लौट पाएंगे? हर बार जब टीवी पर कहा जाता है कि सीज फायर वायलेशन हुआ है, समझिए उसका मतलब है कि किसी का घर उजड़ गया, किसी माँ ने बेटे को खो दिया, या कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुँच पाया। लेकिन ये बातें सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाती हैं। कभी बम गिरते हैं तो कहा जाता है कि 2 नागरिक घायल हुए, बस। इनमें हिना की चीख, राशिद की लाश या अंकित की टूटी रीढ़ की हड्डी नहीं दिखती। आपने कभी सोचा है कि वो बच्चा जो पुंछ के एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ घर में बैठा है, उसका क्या होता होगा जब वो स्कूल जाता है? मैं आपको एक खास बच्ची की कहानी सुनाती हूँ। उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। नाम था आलिया। ये कहानी पुंछ के एक छोटे गांव की है, जहां आलिया अपनी माँ के साथ बंकर में रहती थी। आलिया की माँ का नाम था नसीमा, और उसकी जिंदगी भी अपनी बेटी की तरह ही संघर्ष से भरी थी। आलिया का दिल सिर्फ एक चीज चाहता था, वो पढ़ाई करे, वो भी बिना किसी डर के। हर सुबह आलिया अपने बस्ते में किताबें डालकर स्कूल के लिए निकलती थी, लेकिन हर दिन उसका रास्ता खतरे से भरा हुआ था। एक दिन जब वह स्कूल जा रही थी, उसके पास से सीमा पर गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियां उसकी तरफ ना आने पाए, लेकिन एक बम पास ही गिरा और उसकी जमीन कांप उठी। आलिया डर के मारे रास्ते से भाग गई। वो वापसी में अपने दोस्तों के बारे में सोचती रही, जिनका चेहरा अभी भी उसके दिमाग में था। क्या वो भी सुरक्षित होंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि आलिया जैसे बच्चों का कोई भी सरकारी योजना या मीडिया कवरेज क्यों नहीं करती? आलिया का सपना क्या था? क्या यही वो जगह है जहां उसके सपने मुरझा जाएं और उसकी जिंदगी एक डर और दर्द के बीच सिमट कर रह जाए?
पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये वो शब्द है जो इन इलाकों के लोगों के लिए रोजमर्रा का हिस्सा बन गए हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इन बच्चों को स्कूल से वापस आने के बाद क्या महसूस होता होगा? पीटीएसडी यानी ये वो स्ट्रेस डिसऑर्डर है जिसमें इंसान के दिमाग पर असर होता है। या तो वो खामोश बैठा रहता है या वो हमेशा से उदास जिंदगी के साथ जीता रहता है। उनकी आंखों में खौफ, उनके दिमाग में तनाव, इनकी मानसिक हालत क्या होगी ये किसी को नहीं दिखाई देता। सिर्फ एक सैनिक की पीटीएसडी की रिपोर्ट होती है, लेकिन यहाँ इन बच्चों और महिलाओं का पीटीएसडी कोई रिपोर्ट नहीं कराता है। अब सवाल उठता है, सरकार कहाँ है? हर चुनाव से पहले नेताओं के वादे पड़े होते हैं। एलओसी वालों को बुलेट प्रूफ बंकर देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, पर जमीनी हकीकत कभी आपने जानने की कोशिश की है? 2017 में केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि एलओसी और आईबी पर रहने वाले लोगों के लिए लगभग 14,000 बंकर बनाए जाएंगे। इनमें से 13,029 इंडिविजुअल बंकर्स और 1,431 कम्युनिटी बंकर थे, यानी ऐसे बंकर जिनमें पूरा परिवार रह सके। सरकार ने कहा था कि इन बंकरों में बिजली होगी, पीने का पानी होगा और ये हर गोलाबारी से सुरक्षित होंगे। सरकार ने ये भी वादा किया था कि हर बंकर का साइज 160 स्क्वायर फीट होगा ताकि एक पूरा परिवार उसमें रह सके। लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? पुंछ और राजौरी के कई गांव में आज भी बंकर अधूरे हैं। कुछ तो सिर्फ गड्ढे हैं जिन पर पत्थर फेंक दिए गए हैं। कई बंकरों की छतें नहीं बनी। कई जगहों पर रात में पानी भर जाता है और औरतों को, बच्चों को घुटनों तक पानी में खड़े रहना पड़ता है। बिजली, पानी, सुरक्षित दरवाजे क्या हैं? ये सिर्फ कागज पर बने प्लान थे। जमीनी सच्चाई सिर्फ डर और अंधेरा है। लेकिन ये ऐसे विषय हैं कि हम बड़े चाव से सुन लेते हैं कि हाँ, पुंछ में फायरिंग हो रही है, हाँ, राजौरी में फायरिंग हो रही है। कभी ध्यान से सोचिएगा, वहाँ हमारे आप जैसे लोग हैं। सरकार ने एक और वादा किया था कि इन सीमावर्ती लोगों को सीमा प्रमाण पत्र यानी बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे उनके बच्चों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज भी सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है या जो पूरी प्रक्रिया से अनजान है। सरकार ने शिक्षा को लेकर भी वादा किया था, बॉर्डर पर पढ़ाई नहीं रुकेगी, लेकिन एलओसी पर स्कूलों में ना तो स्थायी शिक्षक हैं, ना कक्षा सुरक्षित हैं और कई स्कूल तो पूरी तरह बंद पड़े हैं। गोलाबारी के समय स्कूल सबसे पहले बंद होते हैं, लेकिन खुलते सबसे आखिर में हैं। 2018 में सरकार ने एक और योजना चलाई थी, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बिजली की सुविधा देने का वादा किया था। लेकिन आज 2025 है और अगर आप पुंछ के गांवों में जाएं तो आपको गड्ढों से भरी टूटी सड़कें मिलेंगी, जर्जर स्कूल मिलेंगे और बिजली की झपकती रोशनी। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। इसमें कहा गया था कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल और बंकर निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हकीकत क्या थी? 2024 की सीएजी रिपोर्ट में पाया गया कि इस पैकेज के करीब 25% प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं और कई जगह फंड ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। एलओसी पर रहने वालों के नाम पर लिया गया पैसा ज्यादातर ठेकेदारों और ब्यूरोक्रेसी में अटक गया। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन मुआवजा, कंपनसेशन की बात शुरू हुई। सरकार ने कई बार दावा किया कि सीमा पर रहने वालों को विस्थापन के समय रिलीफ कैंप और मुआवजा दिया जाएगा। हकीकत कभी आपने जानने की कोशिश करी? मुआवजे की फाइलें सालों से डीसी ऑफिस में धूल फाक रही हैं। 2019 के बाद हजारों परिवारों को 1 रुपए भी नहीं मिला, जबकि उनके खेत और घर सीमा पर छोड़ने पड़े। कुछ इलाकों में आज भी लोग 3 साल से बिना किसी सरकारी मदद के किराए पर जी रहे हैं। वन राशन कार्ड, सरकार का दावा था कि एलओसी वाले विस्थापित परिवार कहीं भी जाकर राशन ले सकते हैं, लेकिन एलओसी क्षेत्र में नेटवर्क और आधार लिंकिंग की दिक्कतों के कारण
90% परिवार स्कीम का लाभ नहीं ले पाए। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट को भी इस स्कीम के फेल क्रियान्वयन पर टिप्पणी करनी पड़ी। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, एलओसी के लोग अपने ही देश में शरणार्थी बनते जा रहे हैं। हर बार जब गोलियां चलती हैं, लोग गांव छोड़ते हैं, कहीं रिश्तेदारों के पास तो कहीं सरकारी कैंपों में। लेकिन कोई सरकारी डेटा नहीं बताता कि भारत में एलओसी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल की कितनी आबादी है। ये साइलेंट एक्सोड्स है जिसे सरकार और मीडिया दोनों छिपाते हैं। सीज फायर के बावजूद भी क्यों गोलियां चलती हैं? सरकारें सीज फायर एग्रीमेंट साइन करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। 2021 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन 2022 और 2023 में भी दर्जनों बार फायरिंग हुई। क्यों? क्योंकि एलओसी पर सरकारों का कंट्रोल सिर्फ कागज पर है, और जब कोई इन वादों का पर सवाल उठाता है तो जवाब आता है सुरक्षा की स्थिति के कारण देरी हो रही है। सुरक्षा की आड़ में ये सरकारें कब तक लोगों को बेसहारा छोड़ती रहेंगी? क्या हम ये मान लें कि एलओसी पर रहने वाला बच्चा, माँ, बूढ़ा सिर्फ सुरक्षा चुनौती है, या वो भी भारत का नागरिक है जिसे संविधान ने गरिमा से जीने का हक दिया है? गोलियों से तो जान जाती है, लेकिन गोलियों के डर से जो जिंदगी कटती है वो और भी खौफनाक है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें या रिप्रोडक्टिव हेल्थ या मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसी बातें वहाँ कोई नहीं करता। किसी भी एनजीओ की मौजूदगी तक नहीं है वहाँ पर इन इलाकों में, क्योंकि सरकार पहले ही सेंसिटिव एरिया बताकर रोक देती है। कई महिलाएं सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हुई, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एफआईआर तक दर्ज नहीं। महिलाओं का नारा बुलंद करने वाली ये सरकार महिलाओं के बारे में कश्मीर में या पुंछ में कितना सोचती है, ये देखने वाली बात है। जब चुनाव आते हैं तो पार्टियां एलओसी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहकर भावनात्मक भाषण देती हैं, लेकिन जब गोली चलती है तो यही नेता ट्विटर तक चुप रहते हैं। एलओसी के लोग सिर्फ वोट हैं, इंसान नहीं। अब सरकारें एलओसी के पास मिलिट्री टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं, जहां लोग युद्ध के निशानों को देखने जाते हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक तमाशा बन गया है जो वहां की वास्तविकता को रोज जीते हैं। पुंछ, तंगदार, नौगाम, उड़ी, इन जगहों पर मिलिट्री टूरिज्म अब एक नया ट्रेंड बन चुका है। सरकार कहती है इससे लोगों में देशभक्ति बढ़ेगी, लेकिन जरा सोचिए, क्या देशभक्ति का मतलब किसी और की बर्बादी को देखकर रोमांचित होना है? एलओसी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कारगिल, सियाचिन, तंगधार में टूरिज्म के नाम पर सेना की पोस्ट्स को पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है। लोग यहाँ सेल्फी पॉइंट और वीरता के दर्शन के इरादे से जाते हैं, पर स्थानीय लोग इसे अपमान मानते हैं। पुंछ और राजौरी के कई ग्रामीणों ने बताया कि हमें बंकर में छुपना पड़ता है और टूरिस्ट आकर हमारी हालत को कैमरे में कैद करते हैं जैसे किसी चिड़ियाघर में हो। मिलिट्री टूरिज्म केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगने की संभावनाएं भी बनती हैं। एलओसी के पास टूरिस्टों की आवाजाही से सैन्य पोस्ट की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, मूवमेंट और तकनीकी उपकरणों को अनजाने में एक्सपोजर हो सकता है। पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा इन इलाकों में भेजे गए फेक टूरिस्ट की आशंका भी जताई गई है। ये गुप्तचर एजेंसियां हैं, उनकी रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है। मिलिट्री टूरिज्म का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसे देशभक्ति के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा है। एलओसी देखो, देश को समझो जैसे टूर पैकेज चलाए जा रहे हैं। कारगिल में टूरिस्टों का सेना की वर्दी पहनकर फोटो खिंचवाई जाती है। ये सब सिंबॉलिक नेशनलिज्म को कैश करने की कोशिशें हैं। कई जगहों पर तो सेना की वर्दी पहनाकर फोटो खिंचवाई जाती है। कोई कहता है मैं फील कर सकता हूँ कि बॉर्डर पर जवान कैसे जीते हैं। मतलब वर्दी पहनकर आप फील करते हैं? नहीं साहब, आप नहीं कर सकते। आप एक दिन के लिए आए हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी वहां जी रहे हैं, बिना सुरक्षा, बिना अधिकार, बिना सम्मान। एक बार नहीं, बार बार एलओसी के लोगों ने सरकार से पूछा, हमें दिल्ली की राजनीति का मोहरा क्यों बनाया जाता है, हमें सीमा की ढाल क्यों समझा जाता है? पर जवाब सिर्फ एक, देशभक्ति।
जैसे अगर आप पुंछ में पैदा हुए हैं तो आपकी किस्मत में दर्द, खौफ और बर्बादी लिखी है, और सवाल पूछना देशद्रोह। आलिया और उसकी माँ का संघर्ष सिर्फ एक बंकर में नहीं सिमट सकता। उनका संघर्ष हर रोज जिंदा रहने की जंग है। वहाँ मानवाधिकार, सुरक्षा और शिक्षा सब कुछ सवालों के घेरे में है। क्या ये बच्चे कभी अपनी जिंदगी को किसी सामान्य बच्चे की तरह जी पाएंगे? हमारे नेताओं को क्या ये सवाल कभी कचोटते हैं? क्या मीडिया इन बच्चों की आवाज़ों को कभी सुनेगा? और अब बात करें मीडिया की। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो एलओसी को कब कवर करता है? जब गोली चलती है, जब बम गिरता है, जब सैनिक शहीद होता है। लेकिन जब गांव खाली हो रहे होते हैं, जब बच्चे स्कूल छोड़ रहे होते हैं, जब किसान खेत जलते देख रहा होता है, तब कोई कैमरा पुंछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उनकी टीआरपी नहीं होती। क्योंकि ये लोग ना नारे लगाते हैं, ना विरोध करते हैं, ना चैनलों पर बहस जीतते हैं। ये बस जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, पुंछ का बच्चा जब किसी दिन चुपचाप स्कूल जाता है तो उसकी जेब में किताब से ज्यादा दुआ होती है? या फिर किसी माँ ने अपने बेटे को स्कूल भेजने से पहले जमीन पर लेटने की ट्रेनिंग दी होती है? अगर गोलाबारी हो तो ऐसे लेटना। ये है एलओसी पर भारत के नागरिकों की जिंदगी। हम अपने सैनिकों को सलाम करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन क्या इन नागरिकों को भी सलाम नहीं मिलना चाहिए, जो हर दिन बिना किसी हथियार के जंग लड़ते हैं, जो टीवी पर भारत पाक तनाव की हेडलाइन बनते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी कभी न्यूज़ नहीं बनती? अब आपसे एक सवाल, क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों की ही आवाज़ गूंजे, या फिर उनके पीछे जो लाखों लोग हर दिन लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ भी देश तक पहुंचे? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद पुंछ, राजौरी और तंगधार के किसी गांव में बम गिर रहा, किसी की खिड़की टूटी हो, किसी माँ का दिल टूटा हो, और दिल्ली में बहस हो रही हो कि अगला चुनाव किसका होगा। कभी पुंछ आइए, यहाँ हर रोज चुनाव होते हैं, जिंदगी और मौत के बीच। तो हाँ, आलिया आज भी पुंछ के एक अधूरे बंकर में अपनी माँ के साथ सोती है। उसकी किताबें आज भी भीग जाती हैं और सपनों पर बारूद की बू है, लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठती है, बिना किसी नाराज़गी के, बिना किसी डर के। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता कि सरकार ने क्या वादा किया था। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसका भी एक सपना है, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां उसका बचपन सिर्फ बंकर में नहीं, स्कूल में बीते। हम भूल जाते हैं, एलओसी सिर्फ एक लाइन नहीं होती, वो उन लाखों दिलों की सरहद होती है जो हर दिन हिंदुस्तान के लिए बिना बंदूक उठाए लड़ते हैं, जो गोलियों के बीच भी बच्चों को सुलाते हैं, खेतों में हल चलाते हैं और हर आहट पर कहते हैं, हम यहाँ हैं, जिंदा हैं और हिंदुस्तान के साथ हैं। हमें अब ये तय करना होगा, क्या हम सिर्फ 26 जनवरी को राष्ट्रगान गाएंगे, या उस बच्ची की चीख को भी सुनेंगे जो रात को बंकर में माँ से पूछती है, माँ क्या हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं? एलओसी पर लड़ाई सिर्फ सरहद की नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत, बराबरी और वो वादे निभाने की है जो एक लोकतंत्र अपने लोगों से करता है। और अगर आज हमने इन आवाज़ों को अनसुना किया, तो कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें हमारे नेताओं के भाषण नहीं, आलिया के आंसू दर्ज होंगे। जागिए, बोलिए, पूछिए, क्योंकि जब सवाल उठते हैं तभी सरहदें नहीं, इंसानियत भी बचती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो सिर्फ शेयर मत कीजिएगा, सवाल पूछिए सरकार से भी, मीडिया से भी और खुद से भी। क्यों एलओसी के लोग सिर्फ हमारे लिए ढाल बनकर रह गए हैं? हम जब एक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब हमारी आवाज़ दबाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।